नाज़रान दोपहर के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को 6 अफसरों के तबादले के लिए दिया आज दोपहर 2:30 बजे तक का वक्त। हुक्म मुदूलवी की सूरत में पोलिंग मंसूख करने का दिया इंतबाह। कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर में फायरिंग दोबारा शुरू। 2 मिलिटेंट और हिफाजती अमले के 2 एहलकार हलाक। कांग्रेस आज बनारस में मोदी के खिलाफ आज अपने उम्मीदवार का कर सकती है ऐलान। राशिद अल्वी, आनंद शर्मा और दिग्विजय दौड़ में शामिल। केरला के कासरगोड में इंतखाबी रैली से मोदी का खिताब, कहा सयाती सरजमीन दहशतगर्दी की नर्सरी में तब्दील। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए झटका, अशोक प्रधान समाजवादी पार्टी में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी से कहा है कि आज दोपहर 2:30 बजे तक 6 ऑफिसर्स का तबादला कर दिया जाए। चुनाव कमीशन ने ममता को इंतबाह दिया है कि अगर कमीशन का हुक्म नहीं माना गया तो कमीशन के पास मगरिबी बंगाल में पोलिंग को मंसूख करने का भी इख्तियार है। वाज़ेह है कि बर्दवान के जमालपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान ममता ने कहा था कि वो किसी भी एसपी या डीएम का तबादला नहीं करेंगी, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी हुकूमत से रुजू किए बगैर एसपी और डीएम के तबादले का फरमान जारी किया है। कश्मीर के करालपुरा कुपवाड़ा में मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के बीच एनकाउंटर में फायरिंग दोबारा शुरू हो गई है। इस एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट और हिफाजती अमले के 2 एहलकार हलाक हो चुके हैं। 2 मिलिटेंटों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। इस एनकाउंटर में 5 पुलिस एहलकार और 4 जवान जख्मी हुए हैं। इसके अलावा एक खातून भी इस वाकये में जख्मी हो गई है। इसी दौरान जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी फायरिंग का एक और वाकया पेश आया है। अनंतनाग के लाल चौक इलाके में मिलिटेंटों ने एक पुलिस एहलकार पर गोली चलाई। इस वाकये में पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गया और जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कांग्रेस आज बनारस से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। बनारस से बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के 3 सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी और आनंद शर्मा ने बनारस से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। वाज़ेह है कि राशिद अल्वी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को एक खत तक लिख डाला था जिसमें उन्होंने बनारस से टिकट दिए जाने की बाकायदा अपील की थी। और इस बीच बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज केरला के कासरगोड में एक रैली से खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरला सयाहती सरजमीन से अब दहशतगर्दों की नर्सरी में तब्दील हो गया है। नरेंद्र मोदी ने हुक्मरान पार्टी कांग्रेस की पॉलिसियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि मुल्क भर में जारी तब्दीली की लहर का असर केरला में भी महसूस किया जा रहा है। केरल के एक छोटी सी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में इतना बड़ा जनसागरण उत्साह जो है, ये जनता जनार्दन का जोश है, यही दिखा रहा है हवा का लोक क्या है। कांग्रेस पार्टी तरबूज जैसी है, तरबूज वाटरमेलन जैसी, ऊपर से ग्रीन अंदर से रेड। हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के जालौर, जहां वज़ीर आला वसुंधरा राजे इंतखाबी रैली से खिताब कर रही हैं।
अखबार के अंदर, अरे ढेर के ढेर गेहूं पड़ा हुआ है सड़ता हुआ, बरसात आ रही है, धूप आ रही है, उस पर पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार दिया, परंतु इनके कान में तो जू भी नहीं रहेंगी, क्योंकि 60 साल हो गए सुनते सुनते, उनको कोई चिंता नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी छोड़ के। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग गरीब के गेहूं को सड़ाकर उसको भूखा मार देते हैं, ऐसे लोगों को तो जितना बड़ा पाप किया है उसको जनता को सजा देने की जरूरत है। ऐसे लोगों को वापस कभी उस कुर्सी पर नहीं बिठाना है जिन्होंने आपके मुंह से, आपके बच्चे के मुंह से निवाला छुड़ाया है। मैं कहना चाहती हूँ कि अनाज की तो बर्बादी है ही, किसान की पूरी तरह से बेहाली है, गरीब की टोटल बदहाली है, शासन की पूरी तरह से असफलता है। कांग्रेस की यूपी सरकार कहती रहती है कि हम ये सब काम कर रहे हैं, परंतु हमने भाइयों कभी इसको देखा है? आपके बीच में भी आए होंगे कोई कांग्रेस की बताने के लिए कि हम ये सब काम करने वाले, पर आपके बीच में भी कोई नहीं आया, किसने बदला नहीं है। आए हैं, भाषण दिए और चले गए, पर बदले का काम किसी ने नहीं किया है। मैं आज आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़ दिया है, और इसी तरीके से काला धन जमा करने का विलायत में, बाहर देश में, उसका भी इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाइयों, अब आ गया है समय नरेंद्र मोदी जी का। ये बहुत मुश्किल से हमें एक मौका मिला है। आपका क्षेत्र गुजरात से सबसे करीब है, तो सबसे ज्यादा पहचान अगर किसी की है तो वो आप लोगों की है। आप देखते हो कि गुजरात के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है तो आप दौड़ के वहां चले जाते हो। आपको कभी किसी चीज की मुसीबत होती है या किसी को बाजार में ले जाना होता है तो आप जाते हो गुजरात के अंदर। ये चीज तो हमें बदलना है। कल मोदी जी थे रतपुड़िया में, उन्होंने याद दिलाया कि एक और एक, वैसे तो 2 होते हैं, परंतु एक और एक अगर अच्छी तरह से मिलाए जाए तो वो 11 भी हो जाते हैं। और उनका कहना यह है कि गुजरात और राजस्थान का एक और एक अगर 11 बन जाता है तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर खुशहाली लाने का काम हम लोग मिलकर कर सकते हैं। बताओ भाइयों, ये तो छोटी बात है। कल उन्होंने याद दिलाया और मैं भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि नर्मदा का पानी कितने सालों तक कांग्रेस के सामने हाथ जोड़ जोड़कर अपन रह गए। कितने साल हो गए और हम लोगों ने, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमारी सरकार आते ही 2003 के अंदर हम लोगों ने पैसा भी जमा कर दिया, मोदी जी के हाथ भी जोड़ लिए कि भाई हमें पानी मिल जाएगा तो राजस्थान का भला हो जाएगा। कल उन्होंने ये कहा कि जब मुझे बताया गया तो मैंने तुरंत ही पानी छोड़ने का काम किया, और आज नर्मदा आपके यहाँ तक आ चुकी है। और वो मुझे ये भी कह रहे थे कि पानी की और समस्या की जरूरत होगी, तो मैं जानता हूं कि मैंने गुजरात के अंदर उसको कैसे सीधा किया है। उसी तरीके से हम लोग मिल बैठ करके आपके क्षेत्र की समस्या को पूरा करने का काम करेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो उनकी बात, मुंह से बात निकली हुई है। मैं विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि वाटर ग्रिड, ये तो मैंने राजस्थान के अंदर बनाना शुरू कर ही दिया है। इस चुनाव के बहुत दिन पहले हम लोगों ने मिलकर यह तय किया था कि अटल जी ने 3 सपने पूरे करने की कोशिश की थी। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके पास लाए। भाइयों, ये 50 साल बाद का एक प्रधानमंत्री था जिसने गांव को सड़क से जोड़ा। मुझे ये बताओ कि 50 साल कोई और जोड़ नहीं सका। क्यों नहीं जोड़ सका? मूलभूत समस्या, बिजली, पानी, सड़क, ये हमको अगर कांग्रेस सरकार नहीं दे सकी, ये हमको अगर यूपीए सरकार नहीं दे सकी, तो किस बात की सरकार थी वो? अटल बिहारी वाजपेयी जी को 5 साल मिले। उस 5 साल के अंदर ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा उन्होंने सब लोगों को जोड़ने का काम किया, और आज ही उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। आपको याद होगा कि उन लोगों ने फोन के द्वारा, फोन क्या चीज थी किसी को मालूम था? किसी के हाथ में आज सेलफोन होता है तो कोई सोचता भी नहीं। तो नाज़रीन, ये थी राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, जिन्होंने अपने खास अंदाज में चुन चुन कर कांग्रेस को निशाना बनाया। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से बड़ी तादाद में वोट देने की भी अपील की और नरेंद्र मोदी को जिताने की भी अपील की। उधर बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वफ़ाद-ए-आमा के तहत दायर करदा अर्ज़दाश्त पर सुप्रीम कोर्ट 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दरख्वास्त गुजार फातनाई ने पीर को चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की बेंच में अर्ज़दाश्त पर जल्द सुनवाई करने की अपील की है। अदालत
फातिमा ए की अपील को ध्यान में रखते हुए 11 अप्रैल को सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। वाज़ेह है कि दरख्वास्त गुजार वकील फातिमा ए ने एसआईटी रिपोर्ट को चैलेंज किया है। दरख्वास्त गुजार ने अर्जदाश्त में मांग की है कि जब तक 2002 के गुजरात फसादात की एसआईटी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट न मिल जाए तब तक नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से रोका जाए। उत्तर प्रदेश के सीनियर बीजेपी लीडर अशोक प्रधान आज समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में एसपी में शामिल हो गए। अशोक प्रधान यूपी से बीजेपी के टिकट से लगातार 4 मरतबा रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं और वो एनडीए की वाजपेयी हुकूमत में वजीर भी रहे हैं। अशोक प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वो बीजेपी की मौजूदा पॉलिसीज से तंग आकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। आपके सामने बैठे हैं अशोक प्रधान, ये 4 बार लगातार लोकसभा के मेंबर रहे और अटल जी प्रधानमंत्री थे, मंत्रिमंडल मिनिस्टर भी रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से असहमति व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, वो तो केवल कुछ लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड बन गया। बड़े से बड़ा आज हमारे आदरणीय अडवाणी जी को देखो, जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, आज उनकी क्या हालत बनाई है। आदरणीय जसवंत सिंह जी को देखो, और ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे साथ के 7 बार के सांसद हरिन पाठक को देखो, जहां जहां इनका बस चला, एक बिल्कुल गरीब सांसद 5 बार का लगातार जीता मध्य प्रदेश भिंड से, उसका टिकट काट के और एक दूसरे को दे दिया। टिकटों की खरीदो फरोख्त का काम जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब विनाश के कगार पे है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के अंबिकापुर में आज एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक मुसाफिरों से भरी एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक एक दरख्त से टकरा गई, इसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का। राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने चुनावी मुहिम का मोर्चा संभाल लिया है। स्मृति ने हल्के की आवाम से मुलाकात की और रैली से भी खिताब किया। स्मृति को भरोसा है कि वो अमेठी से राहुल को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगी। उन्होंने ये दावा भी किया कि अमेठी के अवाम अब चाहते हैं कि इस मरतबा नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत तश्कील हो। समूह बाहर जो उमड़ कर आया है आशीर्वाद देने और सहयोग और समर्थन देने, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मुझे लगता है ये संकेत इस बात का है कि अमेठी की जनता परिवर्तन चाहती है। तो हिंदुस्तान भर में जो बदलाव आएगा, विकास और को परिभाषित करने वाले नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अमेठी भी यही उम्मीद लगाकर बैठी है कि जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके कामों के माध्यम से, नेतृत्व से अमेठी में भी विकास होगा। और मैंने अमेठी की जनता के मुझसे ही सुना है कि अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। डेमोक्रेसी में हर एक वोट की काफी अहमियत होती है। एक वोट मुल्क की तकदीर और तस्वीर तक बदल सकता है। ऐसे ही वोटरों में दिल्ली की सड़कों और फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले बेघर लोग भी शामिल हैं, जो कि इलेक्शन के पेश नजर अवामी नुमाइंदों से अपनी कई छोटी छोटी उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दारुल हुकूमत दिल्ली रोज बरोज तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, लेकिन शहर में ऐसे लोग भी हैं जो कि कई बरसों से खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये हकीकत ताज्जुब खेज ही नहीं बल्कि तशवीशनाक भी है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में तकरीबन 60,000 अफराद
खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। ताहम ये लोग भी एक आशियाना और एक बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में तकरीबन 8000 बेघर अफराद ने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है ताकि वो मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। उम्मीद ये रखेंगे जी, जो चीज जो हमें काम पूरा कर देगा, जैसे कोई चीज छत देगा रहने के लिए और कुछ और सेवाएं दे देगा, उसी को जी उम्मीद रखेंगे वोट देने की। बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, क्या अब तो देना ही पड़ेगा, तो वोटर लिस्ट में नाम है, एक वोट तो अपना क्यों फालतू करे, दे ही दे, किसी को भी जो बढ़िया दिखेगा उसी को दे देंगे। दिल्ली के कश्मीरी गेट में वाक़े नाइट शेल्टर रैन बसेरा में तकरीबन 200 बेघर अफराद रहते हैं जिनके पास वोटर शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। इन लोगों में मायूसी पाई जा रही है कि वोटर शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद किसी भी लीडर या सियासी जमात की जानिब से उन्हें अहमियत नहीं दी जाती है। शिकायतें तो यही है कि इन लोगों को कोई पूछने वाला ही नहीं है कि मतलब कोई भी नहीं आता। वो चाहे जैसे 3 पार्टी यहाँ सक्रिय हैं तो तीनों पार्टी का एक भी मतलब परिंदा नहीं आया यहाँ पे कि इनसे आके पूछे भैया आप लोग यहाँ रहते हो, आपको क्या तकलीफें हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं हम। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो यहाँ आया उनकी जरूरत को समझाओ। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वाले ये लोग सियासी जमातों और अवामी नुमाइंदों से सर छुपाने के लिए मकान और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करने की मांग कर रहे हैं। इस शहर में 2 शहर बसते हैं, एक वो जो ऊंची इमारतों में रहता है और दिल्ली के विकासशील या डेवलप्ड चेहरे का हिस्सा है, लेकिन एक ऐसा शहर भी है जो फुटपाथ पर सोता है, फ्लाईओवर के नीचे रहता है और रैन बसेरों में रातें बिताता है। इन शहरवासियों की सुध देने वाला कोई नहीं है। कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन आज भी इन्हें एक उम्मीद है कि इनका वोट एक न एक दिन इनकी बेहतर जिंदगी का जरिया जरूर बनेगा। कैमरामैन राकेश के साथ शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने जिस जोरदार अंदाज में अपनी शुरुआत की थी उसने रिवायती पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी को कहीं हिला कर रख दिया था। और अब कुदरती बात है कि सबकी नजरें लोकसभा इलेक्शन में पार्टी के नताइज पर लगी हुई हैं। महज 1 साल पुरानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में 70 में से 28 सीटें जीतकर 2 बड़ी कौमी जमातों कांग्रेस और बीजेपी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीएसपी का सफाया कर दिया था जिसने सन 2008 के असेंबली इंतखाबात में 14% वोट हासिल किए थे। 28 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी पहली रनर अप जमात थी। आम आदमी पार्टी को समाजी और इक्तिसादी मौज़ूआत पर असेंबली इंतखाबात में फायदा पहुंचा था। असेंबली इंतखाबात में आपने कांग्रेस के रिवायती वोट बैंक को छीना था, जबकि कुछ फीसद वोट उसने बीजेपी के भी हासिल किए थे। इस बार क्या लोकसभा इंतखाबात में आम आदमी पार्टी दिल्ली में इन वोटों को हासिल करने में कामयाब होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली में 10 अप्रैल को लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। जो 36-37% भाजपा को हर बार वोट मिलता है हर चुनाव में पिछले 20 साल से, वो उनका 33 था, वो फिर 36-37 हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस को क्या वोट वापस लौटेगा कि नहीं, ये देखना है। रिजल्ट फिर से दोहरा ले, क्योंकि उस समय जो अनुमान था उसमें ये था कि 5-6 जगह भाजपा और 1 जगह आप पार्टी को यही था। 1 जगह तो अभी भी लोग मान के चलेंगे कि 1 सीट तो आप पार्टी जीत जाएगी, लेकिन आप पार्टी को 1 से ज्यादा सीटें या 2-3 सीटें मिलेंगी, ये तब हो पाएगा जब माइनॉरिटी वोट उनको शिफ्ट हो। आम आदमी पार्टी की कामयाबी के पीछे नौजवान तबका और समाज का आला और निचला तबका रहा, जबकि मुतवस्सित तबके ने भी आम आदमी पार्टी का साथ दिया था। लोकसभा इंतखाबात से कबल इन लोगों में मायूसी देखी जा सकती है। जो उन्होंने वादे किए थे झुग्गी झोपड़ी वालों को कि हम यहीं मकान बना के देंगे, 700 लीटर पानी का जो बात की थी उन्होंने, तो ये सारी चीजों को लेके दिल्ली की जनता ने एक उम्मीद जताई थी उनसे, लेकिन वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हो पाई। सब उसको देगा उसने उसको कर नहीं पाए, वो काम में वो नहीं हुए, अपने जो करना था उन्होंने वादे किए थे वो एक बार अभी तो पूरा किए करके वो किसी दूसरी पार्टी को भी मौका देना चाहती है। एक्चुअली ये कांग्रेस को हम देख चुके हैं वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। अब किसी और को भी जरा देखें कि वो कितना हमें ऊपर उठा सकती है, कितना हमारे लिए प्रोग्रेस कर सकती है। लोकसभा में इट्स वेरी श्योर कि
it is very obvious that I'll vote for Modi only. But Delhi elections में it was like कि okay, it's the first time that Aam Aadmi Party is into the election, so it's a fair chance to give them an opportunity to work. रिवायती सियासी जमातों के रवैये और लाल फीता शाही से परेशान दिल्ली के अवाम को अब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के साफ सुथरी हुकूमत के वादे से उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती के घर पर छापा जैसे वाकयात और आप हुकूमत का मुस्ताफी होना आम आदमी पार्टी के वोटरों को तजब्जुब में डाले हुए है। विधानसभा चुनाव के साथ जोरदार शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव एक अग्नि परीक्षा साबित होने जा रही है। इस अग्नि परीक्षा की शुरुआत 10 अप्रैल को है। देखना यह है कि इस पार्टी को जन्म देने वाली दिल्ली के मतदाता किस हद तक इस पार्टी का साथ निभाते हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ रूबी, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सीनियर बीजेपी लीडर अशोक प्रधान आज समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अशोक प्रधान यूपी से बीजेपी के टिकट से लगातार 4 मरतबा रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं और वो एनडीए की वाजपेयी हुकूमत में वजीर भी रह चुके थे। अशोक प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वो बीजेपी की मौजूदा पॉलिसियों से तंग आकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। आपके सामने बैठे हैं अशोक प्रधान, ये 4 बार लगातार लोकसभा के मेंबर रहे और अटल जी जो प्रधानमंत्री थे मंत्रिमंडल मिनिस्टर भी रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से असहमति व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, वो तो केवल कुछ लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड बन गया। बड़े से बड़ा आज हमारे आदरणीय अडवाणी जी को देखो, जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, आज उनकी क्या हालत बनाई है। आदरणीय जसवंत सिंह जी को देखो और ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे साथ के 7 बार के सांसद हरिन पाठक को देखो, जहां जहां इनका बस चला, एक बिल्कुल गरीब सांसद 5 बार का लगातार जीता मध्य प्रदेश भिंड से, उसका टिकट काट के और एक दूसरे को दे दिया। टिकटों की खरीदो फरोख्त का काम जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब विनाश के कगार पे है। अमेरिका ने बीजेपी के इंतखाबी मंशूर पर कुछ भी तबसरा करने से गुरेज किया है। अमेरिकी तर्जुमान का कहना है कि हिंद और अमेरिका के नजरियात और ख्यालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। वाज़ेह है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर वो इख्तियार में आती है तो हिंदुस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी पर असर-ए-नौ गौर किया जाएगा। अमेरिका का मानना है कि बीजेपी का ये वादा पूरी दुनिया के लिए दिलचस्पी का बायस है। जरा के मुताबिक 1998 में कई जौहरी तजुर्बों के बाद हिंदुस्तान ने जौहरी पॉलिसी वजह की थी कि वो जौहरी हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी इस दिन में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को तब्दील कर सकती है। वेनेजुला के सदर मुल्क के हिज़्ब मुखालिफ वफ़द से मुलाकात पर रजामंद हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि वेनेजुला में हिफाजती अमले और मुजाहिरीन के बीच तसादुम में अब तक 2 महीनों में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। वेनेजुला में गुज़िश्ता 2 महीनों से मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन महंगाई, जराइम और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के टिकट पर पहली मर्तबा गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मौलाना अकबर कासमी का कहना है कि अगर अवाम ने उन्हें मुंतखब कर लोकसभा भेजा तो वो मेवात में तरक्की की गंगा बहा देंगे। मौलाना अकबर कासमी के मुताबिक मेवात इलाके में किसी भी पार्टी ने तरक्की के काम नहीं किए। कासमी ने कांग्रेस और बीजेपी पर मेवात के अवाम को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगाया। लोकसभा इंतखाबात से जुड़े कई अहम मौज़ूआत पर अकबर कासमी से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रब्बानी ने।
मौलाना अकबर कासमी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के इश्यूज को लेकर के ये आवाम के बीच जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आपका जो चुनावी क्षेत्र है ये अपने आप में अहम है। एक तरफ तो बड़ी तादाद है उन लोगों की जो बहुत पढ़े लिखे हैं, और एक तरफ बड़ी तादाद उन लोगों की जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका सियासत से और तालीम से भी कहीं मतलब जो है कनेक्शन खत्म हो रहा है। तो दोनों के बीच में जो है कैसे जो है आप वो रास्ता बना पा रहे हैं? मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट है ये, तो ज़्यादातर इसमें पढ़ाई लिखाई का माहौल कम है, और जो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध नहीं है। और हमारा गुड़गांव क्षेत्र जो है वहाँ हद से ज़्यादा सब कुछ है, और रेवाड़ी बेल्ट है वहाँ भी ठीक ठाक है मामला। तो हमारा जो इशू है चुनाव लड़ने का वो ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ये हम सबके साथ छल कर रही है। वो कोई भी पार्टी हो वो मुल्क हित में काम नहीं कर रही, देश हित में काम नहीं कर रही, वो सिर्फ अपनी पार्टी के चंद मुद्दों को सामने रख करके और हम सबके साथ छलावे का काम कर रही है। तो हम उस सच्चाई के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमने ये महसूस किया कि लोगों में इंतजार है किसी इंसाफ पसंद पार्टी का, और उलमा काउंसिल की जो खिदमात रही हैं पिछले 4-5 साल के अरसे में वो उर्दू अखबारात में आती रही हैं, और हमारे यहाँ का जो उलमा तबका है वो माशाल्लाह उनको जानता है। तो हमें मुश्किल नहीं आकर के, बल्कि हमें बहुत हौसला मिल रहा है लोगों में, और बहुत तारीफ मिल रही है, और लोग कह रहे हैं कि जरूरत है इसी चीज की जो आप लेके आए, और इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। हम अपने मदरसों के बच्चों को नए उलूम से, असरी उलूम से जरूर आगाह कराएं, उसके लिए कोशिशें चल रही है। इंशाल्लाह लामबंद कोशिश अब यहाँ से बाकायदा शुरू हम लोग कर रहे हैं उसको। बिल्कुल ठीक तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें। बिल्कुल ठीक है। मौलाना अकबर कासमी साहब पहली बार जो है वो इतना बड़ा जो है वो कहा जाए चुनाव लड़ रहे हैं, और पार्टी भी इनकी नहीं है, लेकिन इन्हें उम्मीद है क्योंकि ये आवाम से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाम के बीच जा रहे हैं, उनके मसलों को हल करने की जो है ये कोशिश भी कर रहे हैं, और उनको इस तरह का यकीन दिला रहे हैं कि उनसे जुड़े तमाम मसले जो है वो जरूर हल करेंगे। इसलिए इन्हें पूरी उम्मीद है कि आवाम का प्यार, उसका साथ जो इन्हें जरूर मिलेगा। कैमरामैन एहसान के साथ खुर्शीद रब्बानी, ETV न्यूज, नूह, मेवात। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। Thank you.